नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 10। हारिस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा किसी लड़की के साथ ताल्लुक है क्या? ये सच है? इफ्तिखार साहब ने हारिस से पूछा। हारिस ने एक नजर सामने बेटी जोया को देखा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मेरी बात का। कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा और कौन है वो लड़की? जवाब दो मेरी बात का। हारिस, खामोश क्यों हो? मुसलसल खामोश बेटे हारिस को देखकर इफ्तिखार साहब ने कहा, क्या जवाब दूं? आपकी बात है, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। फिर भी आप लोग जोया की बातों में आ गए हैं। हारिस ने जोया को देखते हुए डठाई से कहा। हारिस की बात ने जोया को आग लगा दी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने खुद तुम्हारे मैसेज रीड किए हैं और रात को गुफ्तगू सुनी है तुम्हारी और उस रानी की। अब तुम्हें मुकरने की कोई जरूरत नहीं है। जोया की बात पर हारिस हंस दिया। अब्बू, ऐसा कुछ नहीं। कौन रानी? मैं किसी रानी को नहीं जानता। सच सुनना चाहिए आप तो सुने। यह आपकी बहू मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती और इल्ज़ाम मुझ पर बल लगा रही है। ये मेरा मोबाइल लें और आप चेक करें। बाप के सामने मोबाइल करते हुए हारिस बोला। हारिस, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? और ये इल्ज़ाम नहीं, बिल्कुल सच है। बाबा, ये झूठ बोल रहे हैं। जोया ससुर के पास आकर बोली। अबू, मैं भी सच कह रहा हूँ। ले मेरा मोबाइल, चेक करें। बेशक आप मेरा मोबाइल कुछ दिन अपने पास रख कर देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जैसा आपको जोया ने बताया है। हारिस की डटाई पर जोया चकरा कर आ गई। रुखसाना कब से खामोश सब सुन रही थी। देख लिया इफ्तिखार साहब, कैसे हैं लड़की? मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब सच सामने आ गया है और आपने अपने कानों से सुन और आंखों से देख लिया है कि कैसे ये इल्ज़ाम लगा रही है। झूठा मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। इफ्तिखार साहब ने एक नज़र आंसू बहाती जोया को देखा और दूसरी नज़र मोबाइल हाथ में लिए हारिस को देखा। जोया, तुम्हारे पास हारिस के खिलाफ कोई सबूत है जिससे साबित हो जाए हारिस झूठ बोल रहा है और इसका सच में किसी के साथ चक्कर है? इफ्तिखार ने जोया से पूछा। बदले में जोया ने नफी में सर हिला दिया। वो जान गई थी अब कुछ भी कहना फजूल है। इसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं करना। बोलने को कुछ बचा ही नहीं। अब झूठ हारिस नहीं, जोया बोल रही है। इफ्तिखार साहब, रुखसाना ने कहा। जोया बेटी, आप जाओ कमरे में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इफ्तिखार ने जोया को कमरे में भेज दिया और हारिस से मुखातिब हुए। ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हैं। बेहतर है तुम अपने आप को सुधार लो, वरना ए वक्त आएगा तुम अपने किए पर बहुत पछताओगे, याद रखना। और हाँ, मैं अच्छे से जान गया हूँ कौन झूठा और कौन सच्चा है। इफ्तिखार साहब कहकर घर से बाहर चले गए। पीछे हारिस के लबों पर जानदार सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई और माँ को देखकर इशारा किया, जिस पर रुखसाना ने दाद दी बेटे को और कमरे में जाकर क्लास लेने को कहा। जोया की हानिया के एड्रेस पर उसे उतार कर जियान ने गाड़ी टर्न की और हानिया को दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाते देखा। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने लगा जब उसकी नजर शीशे से नजर आते पीछे दवाई के शापर पर पड़ी। आओ, वो दवाई का शापर गाड़ी में ही छोड़ गई है। तुम रुको, मैं देकर फौरन आता हूँ। इसके बगैर तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी। जियान ने गाड़ी से उतरकर पिछला दरवाजा खोलकर शापर उठाया और उसकी घर की तरफ बढ़ गया, जहां कुछ देर पहले हानिया दाखिल हुई थी। दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो खुलता चला गया। जियान अंदर दाखिल हो गया। मैं कहती हूँ पूछ इससे, शब्बो के अब्बा, ये इतनी देर कहाँ लगा कर आई है? तोबा तोबा, टाइम देखो 5 बज चुके हैं और कॉलेज 1 बजे बंद हो जाता है। बता 4 घंटे कहाँ थी, किसके साथ थी और ये अभी किसकी गाड़ी से उतर कर आई है तू? बोल कलमुही, अब बोलती क्यों नहीं? हानिया खामोश आंसू बहाई जा रही थी। बाबा, मैं कहीं नहीं गई थी। व्हील चेयर पर बैठे बाप की घुटनों पर हाथ रख दिए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल थी, बेहोश हो गई थी। रोते रोते हानिया ने बाप को सारी बात बता दी। मुर्तजा ने बेबसी से बेटी को देखा और बोले, मुझे यकीन है तुम पर बेटा, तुम जाओ अंदर आराम करो। बाहर जियान के कदम अंदर से आती आवाजों से थम गए थे। दवाई का शापर कुर्सी पर रखकर वापस पलटने लगा
جب اس کے کانوں میں دوبارہ آواز پڑی کیوں جائے اندر یہ، پہلے اس سے سچ پوچھ ورنہ کل سے اس کا کالج جانا بند، اور میں نے اس کی شادی اب عظیم سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہانیہ کو دہکتی نظر سے دیکھا۔ نہیں بابا، میں عظیم سے شادی نہیں کروں گی۔ عظیم کے نام پر ہانیہ پوری جان سے کام گئی اور روتے ہوئے باپ سے کہا، تو کون ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنے والی؟ ابھی اس کا باپ زندہ ہے، سنا تو نے؟ ہانیہ کو اشارے سے اندر جانے کو کہہ کر بیوی سے بولا، دیکھتی ہوں کیسے روکتا ہے تو مجھے۔ دروازے کو ٹھوکر مارتی باہر نکل گئی۔ اب جلد از جلد ہانیہ کو محفوظ ہاتھوں میں دینا ہوگا، ورنہ یہ عورت میری معذوری کا فائدہ اٹھا کر میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ مرتضیٰ نے دل میں سوچا۔ زیان ساری باتیں سن چکا تھا۔ دروازے کی ٹھوکر پر جلدی سے باہر نکل گیا اور جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے کانوں میں ساری باتیں گونج رہی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے زویا، تم کیا سمجھتی تھی سب میرے خلاف ہو جائیں گے اور تم مجھے سب کے سامنے ذلیل کرو گی؟ زویا بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی جب حارث کی آواز پر ایک دم بیڈ سے اٹھ گئی۔ حارث دروازہ بند کر کے لاک کرنے لگا۔ ہاں کرتا ہوں پیار، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن تم بیچ میں آ گئی۔ حارث نے زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم جیسا ذلیل انسان کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر کے چھپ کر جاؤں گی اور تمہاری ہر غلط حرکت پر نوٹس نہیں لوں گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں اب خاموش نہیں رہوں گی، سنا تم نے؟ نفرت سے کہتی زویا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہاں ہاں ہاں، زویا کی بات پر حارث کھل کر ہنسا اور پھر ایک دم زویا کو منہ سے دبوچ لیا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اور میری بات کان کھول کر سن لو، اگر رانی والی بات اس گھر سے باہر نکلی تو بہت برا حشر کر دوں گا، تمہارا یاد رکھنا۔ زویا کا در سے برا حال ہونے لگا اور خود کو چھڑانے کے لیے حارث کے سینے پر موقع برسانے لگی۔ حارث نے زور سے زویا کو بیڈ پر دھکا دے کر گرا دیا۔ یاد رکھنا بہت برا کروں گا، کسی قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ زویا کا منہ درد کرنے لگا اور تکلیف کی شدت سے رونے لگی۔ نہیں رہنا اب مجھے یہاں۔ غصے سے اٹھی اور الماری کھول کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا فائق انکار کر دے گا، اسی لیے کہا تھا تمہیں ابھی فریہ سے بات نہ کرنا، بعد میں شرمندگی ہوگی۔ خیر تم فی الحال چپ کر جاؤ، ابھی فائق کی شادی کو رہنے دو، پہلے حیا کی ہو جائے اس کے بعد کچھ سوچتے ہیں۔ اشرف پوتی سے کہتے ہوئے بولے، مجھے تو اس لڑکے نے پریشان کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ حلیمہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حلیمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حوصلہ دیا۔ خیر تم بتاؤ تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں اگلے ماہ پاکستان چلے جاتے ہیں اور حیا کی شادی کراتے ہیں۔ پتہ نہیں چلا اور ٹائم اتنی جلدی سے سرک گیا۔ اگلے ماہ کی کوئی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں، فاروق اور مسرت بابی سے بات کر کے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے بھی حیا کی پڑھائی مکمل ہو گئی، اب کوئی فکر نہیں، ہاؤس جاب وہ پاکستان میں بھی رہ کر لے گی اگر عہد نے اجازت دی اسے تو۔ حلیمہ نے اشرف کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، چلو تو پھر ٹھیک ہے، بتا دو سب کو اپنی اپنی تیاری کر لیں نیکسٹ منتھ پاکستان جانے کی۔ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ آپ بتائیں گھر کی حالت ٹھیک تھی، کوئی مرمت وغیرہ کا کام تو نہیں ہے نا؟ حلیمہ نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ نہیں تم بے فکر رہو، گھر کی حالت بالکل ٹھیک ہے، فاروق مہینے بعد کھلوا کر صفائی وغیرہ کروا دیتا ہے ساری اور دیکھتا رہتا ہے، کوئی چیز خراب تو نہیں ہو رہی، ہو پھر بھی ٹھیک ہے، بس اب خیریت سے سب ہو جائے۔ حلیمہ شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خوش خوش رہا کرو اور کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ لیا کرو۔ مسکراتے ہوئے اشرف صاحب نے کہا تو حلیمہ سر ہلا کر رہ گئی۔ زویا نے اپنی ساری پیکنگ کر کے بیک سائڈ پر رکھا اور خود چینج کرنے چلی گئی۔ رخسانہ نے زویا کو پیکنگ کرتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ فوراً حارث کو کال کر کے گھر آنے کو کہا۔ زویا کا گھر چھوڑ کے جانے کا سن کر حارث ہائپر ہو گیا اور غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً گھر کی طرح لی۔ زویا نے زیان کو کال ملائی، بیل جا رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔
बेड पर बैठकर ओहद का नंबर डायल कर रही थी। इसी वक्त हारिस ने हाथ से मोबाइल छीन लिया और डायल में ओहद का नंबर देखकर कैंसिल किया और मोबाइल ऑफ करके बेड पर फेंका और जोया को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। क्या है ये सब? कहाँ की तैयारी है? पैकिंग की तरफ इशारा करते हुए बोला। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ मजीद, अब मैं जा रही हूँ और छोड़ो मेरा हाथ। किसकी इजाजत से जा रही हो और किस से पूछा है? मेरी इजाजत के बगैर तुम एक कदम बाहर नहीं रखोगी, सुना तुमने? हारिस कड़े तेवर लिए बोला। तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं रही अब मुझे बस नहीं रहना यहाँ, छोड़ो मेरा बाजू। जोया हारिस का हाथ हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। रहना तो तुम्हें मेरे ही साथ है, देखता हूँ कैसे जाती हूँ यहाँ से। झटके से बाजू छोड़ता हुआ बोला। क्या कर लूगी? जाऊंगी मैं, नहीं रहना तुम जैसे जलील इंसान के साथ जो बीवी के होते हुए बाहर मुंह मारता है। तुम में शर्म ही नहीं रही और ना हलाल हराम का फर्क कर पा रहे हो। जोया इंतहाई नफरत से बोली। चटाख तप्पड़ की आवाज से सारा कमरा गूंज उठा और जोया संभल ना पाई और मुंह के बल बेड पर गिर गई। बकवास बंद करो अपनी, एक लफ्ज अब और नहीं वरना। उंगली उठाकर वार्निंग देता जोया का मोबाइल उठाकर बाहर चला गया। अपने पीछे जोर से दरवाजा बंद करके गया। जोया मजीद सहम गई। जोया बेड पर गिरी, मजीद रोने लगी। रुखसाना हारिस को गुस्से से बाहर जाता और दरवाजा जोर से बंद करने पर डर सी गई। कमरे से जोया के रोने की आवाज बाहर आ रही थी। फातिमा ने माँ को देखकर अंदर जाने को कहा। रुखसाना उठी और जोया के कमरे में चली गई। बेड पर मुंह के बिल गिरी जोया को रोते देखा। जोया उठो, क्या हो गया है? किस बात पर हारिस के साथ बहस कर रही थी? जाओ फातिमा बहन के लिए पानी लाओ। जोया को उठाते हुए रुखसाना ने जोया से कहा। बस मुझे यहाँ मजीद नहीं रहना, हारिस बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे मारा। रोते हुए जोया बोली। बेगैरत ना हो कहीं का। आने दो, मैं पूछती हूँ क्यों मारा मेरी बच्ची को? हाथ ना तोड़ दूं मैं उसके? जरा आने दो उसे। चुप कर मेरी बच्ची, आता है तो मैं खैर खबर लेती हूँ। फातिमा पानी का गिलास लाई तो रुखसाना ने जोया को गिलास पकड़ाते हुए कहा। पानी पियो और उठकर मुंह हाथ धो लो और तुम फिक्र ना करो, आता है तो मैं उसे समझाती हूँ, दोबारा वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। रुखसाना ने फातिमा को देखते हुए अपनी हंसी दबाई। फातिमा खुद अपनी हंसी छुपा रही थी। रुखसाना ने हंसी छुपाने के लिए जोया को साथ लगाते हुए कहा। ओहद 2 दफा हारिस को किसी लड़की के साथ देख चुका था। कल भी ऐसा ही हुआ। रेट के लिए उन्हें एक मॉल में छापा मारना था। जब उसे मॉल में बने कैफे में हारिस को एक लड़की का हाथ पकड़ते बैठे हुए देखा। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। ओहद एक पल के लिए हैरान हुआ, लेकिन अगली ही लम्हे अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दोनों की वीडियो बना ली। वो चाहता तो अभी जाकर पूछ सकता था हारिस से ये कौन है, लेकिन वो कुछ सोचते हुए रुक गया और साथी के बुलाने पर उसकी तरफ बढ़ गया। देखो जोया बच्चे, घर बनाने से बात बिगड़ जाएगी, तुम्हारी अम्मी अब्बू परेशान हो जाएंगे। तुम मेरे कहने पर एक बार हारिस को माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करेगा। क्यों हारिस बोलो, अब जोया पर हाथ उठाओगे? बिल्कुल नहीं। हाँ जोया मुझे माफ कर दो, बस गुस्सा आ गया तुम्हें पैकिंग करते देखकर, प्लीज माफ कर दो। मासूम शक्ल बनाकर हारिस ने कहा। हाँ जोया बच्चे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने घर की कोई बात ना बताना और मैं तुमसे वादा करती हूँ हारिस इस लड़की को छोड़ देगा। जो जगह उसके घर में तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी। इस लड़की को इस घर में लाकर तो दिखाए, मैं इन दोनों को घर से निकाल दूंगी। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज हारिस को माफ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। और हारिस वापस कर जोया का मोबाइल। रुखसाना हारिस को समझाते हुए बोली। जोया खामोश थी, कुछ ना बोली। उठो हारिस, जोया को मनाओ, मैं बाहर जाती हूँ। रुखसाना बेटे को इशारा करते हुए बोली और उठकर बाहर चली गई और जाते हुए दरवाजा बंद कर गई। हारिस उठकर जोया के पास आ गया बेड पर और उसका हाथ पकड़ लिया। जोया ने हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन पकड़ मजबूत थी, कुछ कर ना पाई। आई एम सॉरी जोया, मुझे माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। जोया ने गुस्से से मुंह फेर लिया मगर जबान से कुछ ना बोली। प्लीज जोया, आखिरी बार माफ कर दो, अगर अब दोबारा ऐसा कुछ किया तो जो मर्जी सजा दे लेना, लेकिन अभी माफ कर दो मुझे, प्लीज अकेला छोड़ दे, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे।
कहते हुए जोया पास से उठने लगी, लेकिन हारिस ने जबरदस्ती दोबारा पास बिठा लिया। देखो जोया, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर अब। जोया को साथ साथ लगाते हुए बोला, लो मैं तुम्हारे सामने उस लड़की का नंबर डिलीट कर देता हूँ, अब कोई राब्ता नहीं रखूंगा, वादा करता हूँ तुमसे जोया। जोया के सामने मोबाइल करते हुए रानी का नंबर डिलीट कर दिया। लो अब तो मान जाओ, सब खत्म कर दिया है, तुम्हारे सामने नंबर भी डिलीट कर दिया है, मान जाओ प्लीज। हारिस ने अपने कान पकड़ लिए। जोया ने एक नजर हारिस को देखा और फिर धीरे से सर हिला दिया। थैंक्स जोया। हारिस ने जोया के हाथ चूम लिए और उसे गले लगा लिया। नसरीन किसी काम से बाहर गई तो हानिया को मौका मिल गया। वो फौरन बाप के कमरे में आई। मुर्तजा अखबार पढ़ रहे थे। बेटी को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोले, आओ हानिया, बच्चे रुक क्यों गई हो वहां? जी बाबा, कहती हानिया आगे बढ़ी। बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो कहूँ? हाँ बेटा जरूर कहो, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए किसी भी किस्म की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। हानिया बच्चे बोलो, क्या कहना है? बाबा मैं जॉब करना चाहती हूँ, हानिया झिझकते हुए बोली। हानिया के बात से मुर्तजा को हैरत हुई और परेशानी भी। बाबा मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे मैंने ये फैसला क्यों किया। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, कॉलेज की फीस जमा करवानी है, 3 माह हो गए हैं। आज तो प्रिंसिपल ने वार्निंग दे दी और कहा आप हमारी कॉलेज की पोजीशन होल्डर बच्ची हैं, हम नहीं चाहते आपसे महरूम हो, इसलिए आपको अभी एहसास करना होगा। 3 मंथ से फीस जमा नहीं करवाई, कल जमा करवाई वरना नाम काट दिया जाएगा। आंसू हानिया की आंखों से बहने लगे। मुर्तजा को बेटी की बात ने परेशान कर दिया। बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि फीस जमा नहीं हुई 3 माह से, जबकि मैं हर माह तुम्हारी माँ से कहता रहा फीस के पैसे तुम्हें देने के लिए। बेटा मैं नहीं जानता था वो ऐसा करेगी, वो पैसे तुम तक नहीं पहुंचाती थी और मुझे कहती रही दे दी हैं और जमा भी हो गए। हानिया बाप के पास कदमों में बैठ गई। तुम्हें अभी जरूरत नहीं है जॉब करने की, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, जैसे बाकी दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे तुम ही पढ़ाई करोगी, अपनी माँ का ख्वाब पूरा करोगी, वादा करो मुझसे। मुर्तजा बेटी के सामने हाथ फैलाकर बोले, लेकिन बाबा मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ ख्वाब उनका, मुझे नहीं लगता कभी पूरा कर पाऊंगी उनका ख्वाब पूरा। हानिया माँ के नाम पर रोने लगी। ना मेरा बच्चा रोते नहीं, वरना उनकी रूह को तकलीफ होती है, तुम मेरी बहादुर बेटी हो, रो नहीं। बेटी के आंसू साफ करते हुए बोले, उठो सामने वाली अलमारी खोलो और लाकर से लेदर का बैग निकालकर लाओ, ये लो चाबी। हानिया को लाकर की चाबी देते हुए कहा, उससे पहले तुम्हारी माँ आ जाए और हंगामा कर दे। हानिया आंसू साफ करती उठी और चाबी से लाकर खोलकर बैग ले आई। अब उसे खोलो और फीस के पैसे निकालो। हानिया ने चुपचाप फीस के पैसे निकाले और बैग वापस रख दिया। बाबा आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? हानिया हैरान थी। बेटा हर महीने तुम्हारी माँ से छुपाकर कुछ पैसे अलग कर लेता हूँ, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बेटा तुम्हारी माँ को इन पैसों का नहीं पता और ना ही कभी पता चलना चाहिए, वरना वो ले लेगी। हानिया बाप के गले लग गई एकदम और रोने लगी। ना मेरा बच्चा रो नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम बस मुझसे वादा करो अपनी माँ का ख्वाब पूरा करोगी, उसे डॉक्टर बनकर दिखाओगी। जी बाबा मैं अम्मी का ख्वाब जरूर पूरा करूंगी, वादा है आपसे। हानिया बाप से कहती खड़ी हो गई। इसी खुशी में मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मुर्तजा बेटी का सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए बोले, जी बाबा अभी बनाकर लाती हूँ। बाबा के लिए चाय बनाने चली गई। हानिया 8 साल की थी जब उसकी माँ की डेथ हो गई। मुर्तजा साहब गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर थे, बीवी के वफात से टूट कर रह गए और ऊपर से बेटी भी छोटी थी। घर को संभालना और ऊपर से बेटी की जिम्मेदारी के साथ साथ खुद भी मुलाजमत बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। हानिया स्कूल जाती थी, सुबह बाप के साथ जाती और वापसी पर जब मुर्तजा छुट्टी करके आते तो बेटी को साथ ले आते। जहां जाना होता बेटी को साथ ले जाते।
1 साल इसी तरह गुजर गया। सब इन्हीं दूसरी शादी का कहते लेकिन वो टाल देते। हानिया बड़ी हो रही थी, उसे माँ की जरूरत है, तुम कब तक उसे संभालोगे? जहाँ जाते हो उसे साथ लेकर जाते हो। वो बच्ची नहीं रही, अब बड़ी हो रही है, आखिर कब तक साथ ले जाओगे? जमाना ठीक नहीं, घर पर भी अकेला छोड़ना ठीक नहीं, तुम शादी कर लो अब। इस घर को एक औरत की जरूरत है जो तुम्हें और तुम्हारे घर को संभाल सके। बहन की बात से मुर्तजा नीम रजामंद हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहे थे। न जाने आने वाली क्या सलूक करेगी हानिया के साथ। आपा और तो कुछ नहीं, बस मुझे हानिया की फिक्र है, इसके लिए शादी करूं और अगर किसी के साथ ज्यादती ना होती रहे। मुर्तजा ने अपना खौफ जाहिर किया, नहीं होगा ऐसा कुछ भी, फरजाना बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी बेटी को माँ बनकर दिखाए। अपनी नंद फरजाना का नाम लेते हुए बोली, जो कि एक बेटी की माँ थी और तलाक याफ्ता थी। आपा मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मुर्तजा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जितना चाहे वक्त ले लो, लेकिन याद रखना फैसला हाँ में ही होना चाहिए। आमना ने कहा, जी आपा, बेहतर होगा जो भी हुआ। मुर्तजा मैं इसलिए चाहती हूँ तुम्हारी शादी फरजाना से हो जाए, उसकी भी एक बेटी है और तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी बेटी को भी माँ मिल जाएगी और उसकी बेटी शबनम को बाप का प्यार मिल जाएगा। आमना ने समझाते हुए कहा। आखिर अपनी बहन के समझाने पर मुर्तजा समझ गए और एक दिन खामोशी से निकाह करके ले आए। हानिया यहाँ आओ, उनसे मिलो, ये तुम्हारी नई अम्मी है और ये छोटी बहन शबनम। तुम कहती थी ना तुम्हें अम्मी चाहिए, देखो ले आया हूँ। दरवाजे के पीछे ढरी सहमी कड़ी हानिया को बुलाते हुए कहा। हानिया बाप के बुलाने पर उनके पास आई और गौर से सजी संवरी नई अम्मी को देखने लगी। कैसे लगी नई माँ मेरे बच्चे को? हानिया को गोद में बैठाकर पूछा। बाबा ये बहुत प्यारी है, अब ये हमारे साथ रहेगी ना? छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी, यही रहेगी। फरजाना दोनों बाप बेटी की बातों से चिढ़ सी होने लगी। हानिया ने छोटे छोटे हाथों से फरजाना के चेहरे को छू कर देखना और एकदम गले लग गई। आप मेरी अम्मी है, प्लीज अब मुझे छोड़कर ना जाना अम्मी। हानिया रोने लगी तो मजबूर मुर्तजा के सामने उसे प्यार करने पड़ा। नहीं जाती मैं उनको छोड़कर कहीं, मैं यहीं रहूंगा अब आपके पास। फरजाना ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जाओ बहन को अपने साथ ले जाओ और खेलो। हानिया बाप की बात पर शबनम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और दोनों खेलने लगी गुड़िया के साथ। वक्त गुजरता गया और फरजाना ने साबित कर ही दिया वो हानिया की मां नहीं। शुरू में मुर्तजा के सामने फरजाना ने अपना रवैया हानिया के साथ शफकत वाला रखा, लेकिन फिर अपना आप दिखा दिया। फरजाना का मुर्तजा से एक बेटा हुआ। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए, लेकिन फरजाना का हानिया के साथ ना बदला। हानिया FSC पर मेडिकल की स्टूडेंट थी और पढ़ाई में शुरू से लायक थी। शबनम मैट्रिक में जबकि अली मेडल में था। 1 साल पहले मुर्तजा का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो अपनी दोनों टांगों पर फ्रैक्चर होने की वजह से व्हील चेयर पर आ गए थे। तब से फरजाना ज्यादा हानिया के साथ बुरा सलूक करने लगी थी। अजीम फरजाना का चचा जाद भाई था, जो कि करोड़पति था और गलत सोसाइटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता और कहीं औरतों से ताल्लुकात थे और तकरीब में उसे हानिया पसंद आती थी और उससे शादी करना चाह रहा था। अजीम 2 बीवियां छोड़ चुका था, अब हानिया के पीछे पड़ा था। 2-3 दफ़ा घर आकर हानिया के साथ बदतमीजी भी कर चुका था। हर बार हानिया खुद को कमरे बंद कर ली थी और उसके जाने के बाद बाहर निकलती। मुर्तजा को जब अजीम की हरकत का पता चला तो उसने अजीम का आना बंद कर दिया। घर आना तो छोड़ दिया, लेकिन फिर बाहर तंग करने लगा। फरजाना चाहती थी हानिया की शादी अजीम से हो जाए, लेकिन मुर्तजा ने साफ इनकार कर दिया। फरजाना जिद में आ गई थी, वो हर सूरत हानिया से जान छुड़वाना चाहती थी। फरजाना हानिया और मुर्तजा के प्यार से जलती थी। शबनम हानिया की वजह से दब गई थी। तो प्यारे दोस्तों, कहानी जारी है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।